आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एडवांस सीरीज का आज ये लेक्चर नंबर 5 है और जो आज का टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ डीएनए। सेल के अंदर डीएनए कैसे काम करता है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रांसिस क्रिक ने कॉन्सेप्ट दिया था। उस कॉन्सेप्ट को हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा है क्या? यह 2 वर्ड से बना हुआ है, सेंट्रल एंड डोग्मा। देखिए, सेंट्रल का मतलब होता है मेन और इसी को कह सकते हैं कोर। डोग्मा का मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल और इसको कहते हैं रूल, विच इज नॉट क्वेश्चनेबल। यह एक ऐसा फंडामेंटल रूल है जिसके ऊपर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो यह मेन कॉन्सेप्ट है या मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल और रूल विच इज नॉट क्वेश्चनेबल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल और रूल विच इज नॉट क्वेश्चनेबल। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक और ईयर था 1957। और आपने फ्रांसिस क्रिक का नाम सुना होगा कि डीएनए का जो मॉडल देने वाले 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक ने मिलकर के दिया था। तो जो दूसरा नाम है क्रिक, वही क्रिक जो है सेंट्रल डोग्मा के कॉन्सेप्ट को दिए हैं। तो जो सेंट्रल डोग्मा है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या उन्होंने किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है डीएनए, देन आरएनए एंड देन प्रोटीन। ये सेंट्रल डोग्मा का रिप्रेजेंटेशन है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यह है नंबर 1, यह है नंबर 2 स्टेप और यह है नंबर 3 स्टेप। देखिए, जो नंबर 1 है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जो नंबर 2 है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और जो नंबर 3 स्टेप है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है यूनिडायरेक्शनल, यानी सेंट्रल डोग्मा में जो इंफॉर्मेशन फ्लो करता है वो कैसा होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो इंफॉर्मेशन कैसे, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस इंफॉर्मेशन को डीएनए कहां ट्रांसफर करता है, आरएनए को जा भेजता है और आरएनए फिर उसे कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को, और वह जो प्रोटीन है सेल के अंदर काम करता है। तो यह जो प्रोटीन हो सकता है 2 तरीके का प्रोटीन, एक तो सेल के अंदर स्ट्रक्चर का काम करेगा तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और दूसरा हो सकता है आपका फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन में हार्मोन्स भी आते हैं और एंजाइम्स भी आता है। तो जो इस तरीके से तब जाकर के फाइनली एक कैरेक्टर डेवलप करेगा, ट्रेट्स। जो डिफरेंट प्रोसेस है उसमें जो सबसे पहला है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है,
डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है डीएनए से आरएनए का बनना, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जो तीसरा स्टेप है वो है आरएनए से प्रोटीन का बनना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा में तीन प्रिंसिपल है या तीन स्टेप्स हैं, या सेंट्रल डोग्मा कंप्राइजेस थ्री स्टेप्स। नंबर 1 replication, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्शन, एंड नंबर 3 इज ट्रांसलेशन। तो देखिए रेप्लिकेशन में क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना, ये कहलाता है रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से आरएनए का बनना, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन में क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो इस तरीके से ये तीन प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा में। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन सेंटर है या जो जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर सेल का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, वह मॉलिक्यूल कौन सा है? वह डीएनए है। तो डीएनए किसी भी सेल का इंफॉर्मेशन स्टोरर है। तो डीएनए इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन स्टोरर मॉलिक्यूल। देखिए यह जो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर है उसको कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ कौन ले जाता है? तो उसको आगे की तरफ ले जाने वाला है आरएनए मॉलिक्यूल। और वह जो आरएनए है वह कैरियर, वो क्या है? कैरी इंफॉर्मेशन कैरियर है। इसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन कैरियर। और आरएनए में जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, तब जाकर के प्रोटीन के पास पहुंचता है। तो ये प्रोटीन जो है तब काम करता है सेल के अंदर। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन परफॉर्मर। इंफॉर्मेशन परफॉर्मर इसको बोलते हैं, परफॉर्मर। यह सेल के अंदर परफॉर्म करता है किसी भी एक्शन को। तो डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोरर मॉलिक्यूल, आरएनए इंफॉर्मेशन कैरियर मॉलिक्यूल, एंड प्रोटीन इंफॉर्मेशन परफॉर्मर मॉलिक्यूल। ये परफॉर्म करता है। ये सारा का सारा प्रोसेस किसी भी सेल के अंदर कहां होता है? आपको पता है कि सेल दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यह एक ऐसा सेल है जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। कहने का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं पाया जाता है, अर्थात न्यूक्लियस उसके अंदर एब्सेंट होता है। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंपल साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। ये साइटोप्लाज्म में इसका जेनेटिक मटेरियल ये बिखरा हुआ है। वहीं पर जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह न्यूक्लियस के अंदर सील है, पैक है। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल में जो पहला प्रोसेस है वह पहला प्रोसेस क्या है? आपका रेप्लिकेशन। और यह जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल में कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कहां होता है? न्यूक्लियस के बाहर होता है।
न्यूक्लियस के बाहर कहने का मतलब उसके साइटोप्लाज्म में होता है। फिर देखिए जो दूसरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में वही कहां पर होता है, न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में होता है। जो तीसरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन, और ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वह यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी साइटोप्लाज्म में होता है। वहीं पर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तीनों प्रोसेस, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, सभी के सभी इसी साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंट प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा का वो कहां कहां होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी आपने देख लिया। अब देखते हैं कि कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि डीएनए को डीएनए में, डीएनए से डीएनए बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस वह जो एंजाइम है उस एंजाइम को क्या कहते हैं, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पहला एंजाइम जो डीएनए को डीएनए से डीएनए को बनाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और जो दूसरा एंजाइम है, देखिए डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से जब आरएनए बन रहा है तो यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये दो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व हैं मुख्य तौर पर। एक डीएनए को डीएनए से बनाने के लिए वह जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन, और डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब देखिए जो ये आरएनए का जो मॉलिक्यूल है, तो आरएनए तीन तरीके का होता है। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है मैसेंजर आरएनए। ये तीनों तरीके के आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है और वह जो प्रोसेस है वह ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका सेंट्रल डोमा। तो मुख्य तौर पर जो फंक्शन है डीएनए का उसको हम दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। ओवरऑल फंक्शन ऑफ डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो अब कौन से पार्ट्स हैं वो दो, देखिए जो पहला पार्ट है फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। देखिए जो पहला पार्ट है वो क्या है और जो दूसरा पार्ट है, जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। उसको हम कहते हैं ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं हेटेरो कैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। ये डीएनए का हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन है और ये जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। अब ये जो दोनों फंक्शन में आता कौन सा है, ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन कौन सा है, तो रेप्लिकेशन इज द ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए, ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन। कहने का मतलब जो नंबर वन है वो है ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन और नंबर टू और नंबर थ्री वो क्या है, हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन। नंबर टू एंड नंबर थ्री, दीज टू आर हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। नंबर टू में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, और नंबर थ्री क्या है, ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना।
तो ये दोनों जो है हेट्रोकैटालाइटिक, और ये क्या है, रेप्लिकेशन जो है ऑटोकैटालाइटिक है। रेप्लिकेशन को एक और इंपॉर्टेंट टर्म के द्वारा बताया गया है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं इट इज द जीनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। इसको कहा जाता है जीनोटाइपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। यह डीएनए का जीनोटिपिक फंक्शन है। जीन क्या करता है, पहले अपने जैसा एक कॉपी बनाता है और उस कॉपी के अंदर जो अपने अंदर का सारा इंफॉर्मेशन उस कॉपी में डाल देता है, और वही कॉपी जो है अगली पीढ़ी में चली जाती है। तो इस तरीके से वह कैरेक्टर को भी स्थानांतरित करता है, वह इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक भेज देता है हूबहू। तो वह जो प्रोसेस है उसको कहते हैं जीनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। वहीं पर जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक फंक्शनल ग्रुप में हम डालते हैं जिसको कहते हैं फिनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। फिनोटिपिक फंक्शन, ये डीएनए का कैसा है, फिनोटिपिक फंक्शन है। कोई भी कैरेक्टर, फिनोटाइप क्या है, कोई भी कैरेक्टर जो बाहर से दिखता है उसको हम उसका फिनोटाइप कहते हैं। तो उस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं। और यह ट्रेड्स को एक्सप्रेस कैसे करता है, तो प्रोटीन जो है उस ट्रेड को जनरेट करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कैसा है, फिनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। वहीं पर जो रेप्लिकेशन है वो कैसा है, जीनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए। लेकिन जो जीनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, वो कैसा फंक्शन है, ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन है। वहीं पर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो कैसा है, फिनोटिपिक फंक्शन ऑफ डीएनए है। और वह कैसा है, किस कैटेगरी में आएगा, हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए की कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। इसके अलावा जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो कभी कभी क्या होता है, उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एरर या गलती हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन एरर। और जब रेप्लिकेशन एरर होगा तो उस हालत में क्या होगा, एक टर्म एरर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, म्यूटेशन। तो जब रेप्लिकेशन एरर होगा तब रिजल्ट क्या होगा उसका, प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का फॉर्मेशन होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। और यह रिजल्ट किसके द्वारा होता है, रेप्लिकेशन एरर। रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन के प्रोसेस में किसी तरह का एरर होगा तब जाकर के जो एग्जैक्ट डुप्लीकेशन होना चाहिए था डीएनए का वो नहीं होगा। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज आ गया है उस डीएनए मॉलिक्यूल में, और वह जो एबनॉर्मलिटीज है उसके लिए एक टर्म दिया गया है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन जो है सोर्स क्या करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, वेरिएशन। और वह वेरिएशन लीड्स टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वह इवोल्यूशन की तरफ उसे ले जाता है। तो इस तरीके से जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका एक और फंक्शन है, और वह जो फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ डीएनए। इवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ डीएनए। तो नंबर 1 इज जीनोटिपिक फंक्शन, नंबर 2 इज फिनोटिपिक फंक्शन, एंड नंबर 3 इज इवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ डीएनए। इवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ डीएनए। देखिए, ये जो म्यूटेशन है या जो वेरिएशन है, वेरिएशन सिर्फ रेप्लिकेशन एरर के समय ही नहीं प्रोड्यूस होता है, बल्कि सेल के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा भी वेरिएशन प्रोड्यूस किया जाता है। वह जो नेचुरल और जो नॉर्मल प्रोसेस है, आपने पढ़ा होगा मियोसिस सेल डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन स्टेज में एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो वह क्रॉसिंग ओवर के द्वारा भी जो है वेरिएशन प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और जिसके वजह से क्या होगा कि वह एक्सचेंज होने की वजह से क्या होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन में अल्टरेशन होगा, और अल्टरेशन की वजह से
क्या होगा, वह अगले जनरेशन में वेरिएशन को प्रोड्यूस करेगा, और वह जो वेरिएशन होगा इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वह जो इवोल्यूशन का तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इवोल्यूशनरी फंक्शन है डीएनए का, वो उसमें एक तो म्यूटेशन के द्वारा, और दूसरा जो है आपका क्रॉसिंग ओवर। म्यूटेशन एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया क्रॉसिंग ओवर, तो इसके द्वारा भी ये प्रोड्यूस किया जाता है वेरिएशन। तो ओवरऑल फंक्शन अगर देखें डीएनए का, तो उसमें दो पार्ट है, एक है आपका ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन, दूसरा है हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन। ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, जबकि हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन को में दो चीज आता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, इसको हम सम्मिलित रूप से जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टुगेदर नोन एज जीन एक्सप्रेशन। और जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है सेंट्रल डोग्मा में, दैट इज यूनी डायरेक्शनली। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहां पर सेंट्रल डोग्मा का, जिसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो बाई डायरेक्शनली होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक पढ़िए, समझिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।